हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सोशल साइंस विद दीपांकर। आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं फेडरलिज्म, जो कि आपके चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस बुक से लिया गया है। ओके, पूरे चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था पावर शेयरिंग, और पावर शेयरिंग में हमने बात की थी जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में वी वर टॉकिंग अबाउट one of the most important and most common form of power sharing was when power is shared among different levels of government. That is called vertical division of power. In this particular chapter, we will discuss the vertical division of power. That system is known as federalism. When the power is divided among different levels of government, that system, usually the system in which we have more than one level of government, different levels of governments are there. Usually a federation has two levels of government, right? So when power is shared among different levels of government, like central government, state government, and the local government, the system that we have in our country, okay, that system we usually refer to as federal system. So in this chapter we will discuss in detail vertical division of power. और इसमें हम later on will discuss, though in this particular video I'm going to talk about what is federalism, what are the features of federalism, and we will also understand how a federal system of government is different from a unitary system of government. Okay, and in this particular video we are going to talk about what is federalism. तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं श्रीलंका और बेल्जियम का, जो हमने केस स्टडी किया था फर्स्ट चैप्टर में। हमने क्या देखा कि बेल्जियम में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुई थी, वो कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से हुई थी वो भी हमने डिटेल में चर्चा की। और आप देखोगे कि जो बाद में चेंजेस किए गए, किस तरह से रीजनल अकोमोडेशन को किया गया, किस तरीके से बेल्जियम में प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, उसकी हम बात करते हैं। बेल्जियम में पहले जो गवर्नमेंट थी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी और रीजनल गवर्नमेंट्स भी हुआ करती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तो पहले भी था और रीजनल गवर्नमेंट भी पहले भी था। उसके बाद भी अगर हम बात करते हैं 1993 में जो चेंज किए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए, उसमें क्या किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं उसको कम करके उस पावर को दिया गया किसको? रीजनल गवर्नमेंट्स को, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको दिया गया, राइट? तो पहले और बाद के जो सिस्टम में क्या फर्क आया बेल्जियम में? बेल्जियम में पहले जो गवर्नमेंट थी, सारी पावर्स, यानी कि जो पावर्स रीजनल गवर्नमेंट्स को दी जा रही थी, या रीजनल गवर्नमेंट बेसिकली वो डिपेंडेंट किसके ऊपर थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर अपने पावर्स के लिए। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स, इट कैन गिव द पावर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, और एट विल इट कैन विथड्रॉ द पावर्स आल्सो फ्रॉम द रीजनल गवर्नमेंट और फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो पहले ये कंडीशन थी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की कोई पावर नहीं थी, वो डिपेंड करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। जिसे कहते हैं हम एक सिस्टम, जिसको कहते हैं जब पावर एक ही हाथ में केंद्रित होती है, उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और जब हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज दैट हैपेंड इन बेल्जियम in 1993. The constitutional change that happened over there was, as I was talking about the system of government that was there earlier, there was central government and state governments were also there, but the state government depended on the central government for its power. Anytime the central government can withdraw the powers of the state government, right? But after 1993 constitutional amendment in Belgium, more powers were given to the regional government. Okay, more power sharing happened, means from a unitary form of government to a federal form of government Belgium was changed into. तो बेल्जियम एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से किसमें बदल गई? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बदली। जबकि वही श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में फॉर ऑल whatever reasons, practical reasons we say, Sri continued to remain as a unitary type of government. Unitary form of government continued to exist there because the power was concentrated in the hands of the central government. It did not share power with the other smaller or other regional governments. The power was centralized in Sri Lanka, whereas the power was decentralized in Belgium. This was the difference between the two countries. Okay, now let us talk about the federation. What is a federation? Usually a federation has
2 or more levels of government. Okay, and in this what happens, each level of government has its own powers. They can exercise their powers independent of each other. I mean, the state government is not dependent on the central government as far as exercise of their power is concerned. Okay, got it? Very clear. First we understand a federation has minimum two levels of government, or there can be more levels of government also. And then the next we are talking about both levels of government, they govern the same citizens, but they have their own jurisdiction and they exercise power independent of each other. ओके, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. और वहीं दूसरी तरफ यूनिटरी फॉर्म में क्या होता है, यूनिटरी फॉर्म में एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है. देयर विल बी ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ओके, and even if there are some more levels of government also, they are called sub units and they are subordinate to the central government. जिस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम इंग्लिश में समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज है और बाकी जो है डिपेंडेंट क्लॉजेस है. अगर एक से ज्यादा, अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें, ठीक उसी तरीके से यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एक आपका मेन सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और ज्यादातर केस में एक ही गवर्नमेंट होती है. अगर एक से ज्यादा गवर्नमेंट होती भी है तो वो सभी गवर्नमेंट जो है वो सब यूनिट्स होती है या सबऑर्डिनेट्स होती है सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, एंड दे आर आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ए यूनिटरी सिस्टम, whereas in a federation the state governments are not answerable to the central government. In a unitary form of government, the state governments are answerable to the central government. And we also have to understand that in a unitary form of government, the central government can pass on orders to the state government and to the local governments, whereas in a federation the central government cannot give orders to the state government to do certain thing. ओके, तो यहाँ आप क्लियरली ये समझ लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने अधिकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि फेडरेशन की अगर हम बात करें तो फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर नहीं दे सकते, जबकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देते हैं, यानी कि दे पास ऑन द ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट. गॉट इट? एंड in the unitary form of government we know that the government is answerable to the central government, whereas in a federation the state government is not answerable to the central government. Okay, both governments are working, they'll be working independent of each other. Got it? We know that in a federation there will be one government, that is the central government, which will be taking care of the few subjects of common national interest, whereas the state governments, they'll be keeping concern with the matters which are of day to day importance, right? They'll be concerning with the administration or with the administering of things which are of day to day importance. ठीक है, जो लोकल मैटर्स के मामले होंगे, जो लोकल मुद्दे होंगे, जो पर्टिकुलर रीजन से जुड़े हुए मुद्दे होंगे, उससे जो मामला, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि डे टू डे मैटर से रिलेट करता हुआ जो भी मुद्दा होगा उसको स्टेट गवर्नमेंट डील करती है, whereas सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं. ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर है समझ में. तो इसको हम थोड़ा क्विकली मैं जो है बोर्ड में आपको लिख के बता देता हूं कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरेशन में क्या डिफरेंस है. ठीक है, in a federation and in a unitary.
So children, these are the points of difference between a federation and a unitary form of government. See, in federation we have two levels of government. Okay, some of the points though I had discussed with you, I did not write over here, that I have already explained. But what are the major points of difference between the two? In a federation there will be two levels of government, whereas in a unitary form of government there will be one level of government, or subunits can be there which are subordinate to the central government. And the second point of difference is central government cannot order the state government. Here, since both the levels of government are exercising their power independent of each other, so central government cannot give order to the state government. And here in the unitary system, the central government can pass on orders to the lower levels of government, to the regional government or to the local government. And the state government is not answerable to the central government in a federation. Okay, whereas state government is answerable to the central government. And the point that I did not write over here, I just now discussed that in a federation there are usually two levels of government, and the central government is there that will be taking care of few subjects, few topics, or few subjects which will be of common national interest, whereas the regional governments are there, they are for the administering of day-to-day matters. Got it? So these are the points of difference between a federation and a unitary form of government. Usually children might misunderstand that, they might start comparing a federation with you might think that it might be a dictatorship. No, it is not a dictatorship. Okay, within democratic system only we have these two categories. ठीक है, ये इस बार बोर्ड के एग्जाम में भी आपका आया था ये क्वेश्चन, तो इसलिए बड़े ध्यान से इसको समझना है। और हर साल आता ही ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन में मत रहिए कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इसको आप डिक्टेटरशिप से जोड़ के देखें। नहीं, ये जो है आपका यूजुअली यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट छोटे कंट्रीज में अप्लाई होता है, whereas बड़े कंट्रीज में जो है फेडरेशन, जैसे यूएसए एक बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, तो इस तरीके से बड़े जो कंट्रीज हैं वहां पर आप देखेंगे जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो फेडरेशन है, जबकि छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं आप देखेंगे फ्रांस और यूके की अगर बात करें तो वहां पर यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। गॉट इट? तो डेमोक्रेसी के अंदर ये दो टाइप्स है, फेडरेशन और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गॉट इट? सो चिल्ड्रन, वेरी क्विकली, having understood the differences between the unitary form of government and a federal form of government, let us now discuss the features of federations. Okay, federation के features क्या हैं या federal government के features क्या हैं, और in a country where there is a system of federal government, what are the features that we can see? Okay, the first and foremost feature is 2 or more levels of government. जैसे minimum condition क्या है कि यहाँ पे minimum 2 या उससे ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो सकते हैं। 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल्स को हम टीयर्स भी बोल सकते हैं, टीयर्स। ओके, तो 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो सकते हैं। दूसरा जो है पॉइंट है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। जैसे हम अब बात करते हैं कि हम वी आर द सिटीजन्स वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट, एंड वी लिव इन यूपी, तो हम यूपी का भी एक गवर्नमेंट है, राइट, स्टेट गवर्नमेंट है, और पूरा सेंटर का भी, एक पूरे देश के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो सिटीजन्स तो सेम है हम। ओके, हमारे यहाँ पर जो है सिंगल सिटीजनशिप वाली हमारी कंट्री है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है। तो स्टेट भी उन्हीं सिटीजन्स को गवर्न कर रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करते हैं। ओके, तो आप ये समझ सकते हैं कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। ओके, बट ईच टियर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का अर्थ मैंने पिछले वाले वीडियो में भी समझाया, जो उनका क्षेत्राधिकार है, जो उनका एरिया ऑफ अथॉरिटी है। ओके, इन टर्म्स ऑफ, अगर हम देखें इसको ज्योग्राफिकल एरिया के कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हैं या सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हैं कि अधिकार क्षेत्र क्या है, या आप ये बोल सकते हैं क्षेत्राधिकार क्या है। तो इसमें हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना एक क्षेत्राधिकार है, मतलब अपना एक एरिया स्पेसिफाइड है कि इस एरिया के अंदर ही उनको अपना पावर एक्सरसाइज करना है। और किसके रिगार्डिंग? इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या होता है? कानून बनाने के मामले में भी, राइट, कौन सा सब्जेक्ट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है या कौन सा सब्जेक्ट्स में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। टैक्सेशन के मामले में, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं, कौन से
चीजों पे कितना परसेंट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और कितने परसेंट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेगी। तो इस तरीके से टैक्सेशन का भी जो मामला है वो अपना अपना अधिकार क्षेत्र में रहकर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स रिसीव करती है और स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स रिसीव करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में भी अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के मामले में भी आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अपने अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, अब ये जरूरी है कि हमने एरिया ऑफ अथॉरिटी को तो डिवाइड कर दिया, लेकिन उसकी गारंटी क्या है? उसकी गारंटी के लिए जो है ये बात लिखी गई है कि जो ज्यूरिसडिक्शन है, द ज्यूरिसडिक्शंस आर स्पेसिफाइड in the constitution. So the constitution provides the guarantee that the legal area of authority that has been assigned to each level of government is mentioned, is specified in the constitution. So the existence of each level of government is thus constitutionally guaranteed. ओके इस तरह से जो गारंटी आपको मिल रही है किसी चीज का, किसी भी प्रोडक्ट में आप मार्केट में खरीदने जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि उसकी एक गारंटी होती है, वारंटी दी जाती है, तो आप उस पर ज्यादा आप भरोसा करते हैं कि नहीं इसमें 2 साल की गारंटी है, 5 साल की गारंटी है, 2 साल की वारंटी है। तो अब हम वारंटी गारंटी की डिफरेंस के यहाँ पर नहीं बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या कि जो ये ज्यूरिसडिक्शन है वो स्पेसिफाई किए गए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, और इससे जो है हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस वो कॉन्स्टिट्यूशनली यानी कि संवैधानिक रूप से वो श्योर है, पक्का कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनली। ओके, तो किसी गवर्नमेंट के अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई खतरा नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट है द फंडामेंटल प्रोविजंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूलभूत या जो फंडामेंटल या बेसिक जो फीचर है उसको चेंज नहीं कर सकते। जो कोर प्रिंसिपल है या जो कोर कंटेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको चेंज नहीं कर सकते, कोर प्रोविजंस को चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए जो है कॉन्सेंट दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की जरूरी है। ठीक है, यूनानिमसली, उसका ऑपोजिट आपका यूनिलैटरली का ऑपोजिट है यूनानिमसली, सर्वसम्मत रूप से, यानी कि consent has to be taken from both levels of government, or if there are more levels of government, consent has to be taken from each level of government to make any changes in the fundamental provisions of the constitution. So I hope this point is clear. Next we are going to talk about this again, yet another very important point here. Now in case of disputes, suppose if there is dispute between central government and state government regarding the exercise of their power, there can be some confusion also. Sometimes between two state governments also there can be some problem, or between the central government and state government there can be some doubts or some confusions regarding the exercise of their power, right? So who will sort it out? The courts, right? The courts have the power to interpret the constitution, and they just don't interpret the constitution, they also tell the powers of each level of government. They say that these are the powers of state government and these are the powers of the central government. Got it? So in matters of dispute, the courts, the highest court, okay, in our country the highest court is the Supreme Court, and in every state the highest court is the High Court. Okay, the highest court will act as an umpire then. ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट अगर डिस्प्यूट के मामले में, इन केस ऑफ डिस्प्यूट, द हाईएस्ट कोर्ट विल एक्ट एज एन अंपायर टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम. ओके, एंड दे विल आल्सो इंटरप्रेट हाउ मच पावर ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट हैज. ओके, इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द एक्सरसाइज ऑफ द पावर और द पावर दैट इज being had by different levels of government. If there is at any point of time any confusion, that courts are there, the highest court will act as an umpire then. Okay, just like in any sport, in any game, you would see in case of any dispute, who will decide, who will resolve the dispute? The umpire or the referee will resolve the dispute. In the same way here the courts will resolve the dispute. Okay, in my previous video also,
one of my videos in which I was talking about the jurisdiction of courts, jurisdiction of Supreme Court. I have discussed that in detail. So please do go through that video also to understand that. Okay. So children, let us discuss some more features over here of federalism. The features, the sixth one, the sources of revenue. Okay. The sources of revenue, from which all sources the central government and state government will earn their revenue. What are their sources? Okay, the sources of revenue for each tier of government is specified in the constitution. इस बात को आप क्लियरली समझ लें कि ताकि कोई इससे मतलब किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन किया गया है सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू को, टू मेंटेन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, टू मेंटेन और प्रोटेक्ट, इसको मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी of respective governments. So you can see over here the sources of revenue for each tier or each level of government is also clearly specified in the constitution to maintain financial autonomy. मतलब अपना अपना जो वित्तीय एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी की तरह जो काम करते हैं वो मेंटेन रहना चाहिए, किसी तरह का उसमें वायलेशन या इन्फ्रिंजमेंट नहीं होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट है ईच फेडरेशन हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स. अ फेडरेशन हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स. अब ये डुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसमें हम बात करते हैं and safeguard, to promote and safeguard the unity of the country. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डुअल ऑब्जेक्टिव्स की हम बात कर रहे हैं, टू प्रोमोट एंड सेफगार्ड द यूनिटी. ठीक है, प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना. ठीक है, टू प्रोमोट एंड सेफगार्ड द यूनिटी ऑफ द कंट्री. तो देश की जो एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए, इंटीग्रेशन को बनाए रखने के लिए, राइट, कि वी ऑल आर पार्ट ऑफ द सेम नेशन. ओके, जो इंटीग्रल नेशन की हम बात करते हैं, कोई डिवीजन ना हो इसमें, किसी तरह का कोई पार्ट हमसे अलग ना हो जाए. तो इसलिए यूनिटी को बनाए रखने के लिए, उसको सेफगार्ड करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है फेडरेशन का. दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. ठीक है, टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. इसका मतलब क्या है कि देश में रहने वाले अलग अलग कम्युनिटीज जो है, ठीक है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं या अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं, अलग एथनिक ग्रुप्स हो सकते हैं, तो उनको साथ लेके कैसे चलना है. तो फेडरेशन का दो ऑब्जेक्टिव है. पहला ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी, देश को एक बनाए रखना है, यूनिफाइड बना के रखना है. ठीक है, और दूसरा जो है सभी को साथ लेके चलना है. ठीक है, सभी कम्युनिटी को विश्वास में लेकर चलना है कि हम सभी को अकोमोडेट करना है, सभी को साथ लेके चलना है. ठीक है चिल्ड्रन, जस्ट नाउ वी वर डिस्कसिंग द डुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरेशन और फेडरलिज्म. द डुअल ऑब्जेक्टिव्स, वन ऑफ देम इज to safeguard and promote the unity of the country, and second one is to accommodate regional diversity. Now therefore it has become very important, it's become very, two aspects are very crucial, okay, for the institutions and for the practice of federalism. मतलब फेडरेशन को प्रैक्टिस करने के लिए या इंस्टीट्यूशंस ऑफ फेडरलिज्म को चलाने के लिए दो बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. सबसे पहले, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स,
they should agree to some rules of power sharing. Okay, and secondly, that each level of government should trust each other or one another, that each level will abide by its part of agreement. ओके, सबसे पहले ये अग्री करना होगा कि ये रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग है, सभी को उसमें अग्री करना है, सभी को फॉलो करना है, और उसके बाद जो है सभी को अपना अपना जो पार्ट है, जो पार्ट ऑफ अग्रीमेंट है, उसको वो अवॉइड करेंगे। ये आपको दूसरे पे भी भरोसा करना है, आपको ये भी करना है कि मुझे तो फॉलो करना ही है, और मुझे दूसरे पे भी ये ट्रस्ट करना है कि वो दूसरा भी जो है अग्रीमेंट को, ये अपना जो पार्ट ऑफ अग्रीमेंट है उसको फॉलो करेंगे, राइट। तो ट्रस्ट बहुत जरूरी है फेडरेशन को, एक किसी भी सक्सेसफुल फेडरेशन के लिए। इसलिए दो बातें सबसे ज्यादा जरूरी है, एक है आपका म्यूचुअल ट्रस्ट, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है आपसी भरोसा, आपस में एक दूसरे के प्रति जो है एक भरोसा होना चाहिए। अगर भरोसा नहीं है तो फिर साथ मिलकर आप काम ही नहीं कर पाएंगे, वर्क ही नहीं कर पाएंगे। ओके, सो इट्स वेरी क्रूशियल, द 2 पॉइंट दैट वी वर डिस्कसिंग जस्ट नाउ, we were talking about the 2 points, the 2 aspects which are crucial for the practice of the institutions and the practice of federalism. Okay, संस्थाओं को चलाने के लिए, फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए 2 एस्पेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स मस्ट अग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग, एंड सेकंड वन इज each level of government must believe, must have a trust that the other level will abide by its part of agreement. Okay, so first one is, thus the outcome will be, for any ideal federation, if we are talking about the ideal federation, किसी भी एक आइडियल फेडरेशन के लिए या आइडियल फेडरल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, किसी भी कंट्री में जहां फेडरलिज्म को उसको फेडरेशन को अपनाया जाता है, या फेडरेशन है कोई कंट्री, अगर फेडरल कंट्री है, तो ये 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। एक है म्यूचुअल ट्रस्ट, दूसरा है agreement to work together. Clear? या live together, आप कह सकते हैं agreement to work or live together. These are the 2 aspects, very important. So I hope the features and the differences between the unitary and federal form of government with reference to Belgium and Sri Lanka, I try to make you understand. The things are very clear. In case of any doubts or questions, please do send your questions to me. I'll answer your questions. And in the end, I would say take a very good care of yourself, and thank you for watching the video. Have a nice time. Bye-bye.